Hello friends, welcome to PK tutorial in our third lecture of first chapter history, जिसमें हमने 2.2 कंप्लीट किया था। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं 2.3। सो 2.3 में हमने 2.2 में लास्ट एंडिंग की थी, जिसमें नेपोलियन डिफीट होता है, ठीक है, और वो फ्रांस वापस आता है। इसमें 2.3 में हेडिंग है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अभी कंजर्वेटिज्म का मतलब ही यहाँ पे दिया है। सो ये काफी अच्छे से करना है। अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी है ये दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रीफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ठीक है, मतलब ये लोग जो कंजर्वेटिव होते हैं वो लोग ग्रेजुअल चेंजेस को प्रेफरेंस देते हैं रादर देन सडन चेंजेस। ओके, सो ये ध्यान में रखना है कि कंजर्वेटिव्स मतलब कौन, कि जिनको एकदम से चेंजेस नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी चेंजेस नहीं चाहिए, धीरे धीरे चेंजेस चाहिए, और उनको अपना ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर, फूड, ये सब कुछ वो कंजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें सडन चेंजेस वो होने भी नहीं देना चाहते, वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे ओके, सो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वर डिराइव बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म लिखा है। उसके बाद कंजर्वेटिव्स जो थे उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया। कंजर्वेटिव बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। ये सारी चीजें प्रिजर्व होनी चाहिए, इसको अंडरलाइन कर लो चाहे तो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया है, मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व लिखा है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, प्रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत जल्दी इन चीजों में चेंजेस नहीं होने चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। रिवोल्यूशन होने से पहले, फ्रेंच रिवोल्यूशन होने से पहले जो सोसाइटी थी उसमें एकदम से भी नहीं जाना है, मतलब सारी की सारी चेंजेस को वापस नहीं लेना है। ठीक है, तो rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could be in fact strengthen the traditional institution like the monarchy. Conservatives चाहते हैं कि चेंजेस तो होने चाहिए और मॉडर्नाइजेशन भी आना चाहिए, लेकिन वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, जिससे स्ट्रेंथ मिले सोसाइटी को। इट कुड मेक अ स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, जिससे स्टेट और भी इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इसको अंडरलाइन कर लो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न आर्मी होनी चाहिए, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म होना चाहिए। और फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम बोला है, सर्फडम का इससे पहले भी हमने मीनिंग देख लिया था, एक बार आपके वोकैबुलरी में आपने लिखा होगा, वहां पे पढ़ लेना। सो ये सारी चीजें आपको आंसर में भी लिखना है। आर्मी मॉडर्नाइज होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी इफिशिएंट होनी चाहिए, इकोनॉमी डायनामिक होनी चाहिए, और फ्यूडलिज्म और सर्वडम एबोलिश होना चाहिए। ठीक है, सो इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, इसको अंडरलाइन कर लो। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है यूरोपियन पावर के? ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया, who had collectively defeat Napoleon, meet at Vienna to draw up a settlement for Europe। ये सारे के सारे कहाँ पे मिले? वियना पे। ठीक है, ये सारे इनकी मीटिंग हुई और इन्होंने यूरोप कैसा होना चाहिए, यूरोप में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, उसके ऊपर इन्होंने एक मीटिंग ली। द कांग्रेस वॉज होस्टेड, कांग्रेस मतलब क्या, एक फॉर्मल मीटिंग होती है। ठीक है, कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ने ये मीटिंग को होस्ट किया था। ठीक है, ड्यूक मैटरनिक एंड द डेलीगेट्स ड्रीव अप द ट्रीटी ऑफ वियना। इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन कर दी 1815 में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर्स। इन्होंने क्या सोचा कि हमें अनडूइंग मतलब फिर से हमें क्या करना है, अनडू। हम जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम चलाते हैं जो भी, उसमें अनडू करते हैं, अनडू मतलब रिटर्न जाना। सो ये बोल रहे थे कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए, नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे हुए, वो हमें फिर से जो पहले थे वही सोसाइटी में चीजें रखनी है, और जो चेंजेस हुए अननेसेसरी चेंजेस, इनको जो लग रहे थे कंजर्वेटिव को, वो हटा देने हैं। तो बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो बर्बन डायनेस्टी को पावर से हटा दिया था,
was restored to power, इनको फिर से पावर में ला लिया, and France lost the territories it had annexed under नेपोलियन, और फ्रांस के पास जो भी टेरिटरीज थी नेपोलियन के अंडर वो सारी चली गई. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent a French expansion in future. और अलग अलग स्टेट्स को मतलब कुछ पावरफुल फैमिलीज को फ्रांस के बॉर्डर के ऊपर मतलब उनको वहां पे लाइक सेटल किया गया, और जो ऑलरेडी थे उनको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिली. दस द किंग ऑफ नेदरलैंड which include Belgium was set up in the north. Genoa was added to Piedmont in the south. तो ये अंडरलाइन कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे किसे किसे कहाँ पे रखा है ये तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है. तो सीरीज ऑफ स्टेट्स जो थे इसमें पहले किंगडम ऑफ नेदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ को अंडरलाइन कर लो. गिनोआ वॉज एडेड टू पिडमॉन्ट इन द साउथ. गिनोआ को पिडमॉन्ट में साउथ में ऐड कर दिया. उसके बाद प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंस न्यू टेरिटरी ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर पे कौन है? प्रूशिया. वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली. ठीक है, ये याद रखना है. बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन मतलब क्या? ग्रुप. ठीक है, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, ये जो नेपोलियन के अंडर था, जो सेटअप किया था नेपोलियन ने, ये अनटच लिखा हुआ है, ये वैसा का वैसा ही रहा. जर्मनी के जर्मन कॉन्फेडरेशन जो था 39 स्टेट का, इसको हाथ नहीं लगाया. रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी. ये अंडरलाइन कर लो. अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज. देखो कंजर्वेटिव फिर से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले मोनार्कीज थी, अभी ये अगेन मोनार्कीज को ही रिस्टोर कर रहे हैं. दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएटेड अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. तो ये फिर से क्या कर रहे हैं? नई कंजर्वेटिव ऑर्डर को ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट पैरा पे आते हैं. कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक. ठीक है, ऑटोक्रेटिक लिखा है, तो ऑटोक्रेटिक का मैं यहाँ पे आपको मीनिंग दे देता हूं. आपको मैं लाइक ऑक्सफोर्ड से ही मीनिंग दे देता हूं डायरेक्टली. ठीक है, ऑटोक्रेटिक. ओके, सो ये मीनिंग लिख लो सारे के सारे. हैविंग कंप्लीट पावर इन्वॉल्विंग रूल बाय समबडी हु हैज और हु हैज कंप्लीट पावर. ठीक है, हैविंग कंप्लीट पावर और इन्वॉल्विंग रूल बाय समबडी हु हैज कंप्लीट पावर, ये है ऑटोक्रेटिक का मीनिंग. ठीक है, ये पॉज करके भी आप लिख सकते हो. ठीक है, मैं वापस से टेक्स्ट पे आता हूं हमारे बुक पे. Autocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. तो ये क्रिटिसिज्म इनको नहीं चाहिए कंजर्वेटिव्स को. कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि हमें जो करना है वो हमें करने दीजिए. जो भी मोनार्की है या तो फिर जो पावरफुल लोग हैं, नोबिलिटी है, इनका जो कंडक्ट है, इनके जो एक्शंस है, इनको क्वेश्चन मत करो, इनको क्रिटिसाइज मत करो. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज. इन्होंने सेंसरशिप लॉज डाली है टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर बुक्स. व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम. कंजर्वेटिव्स को लिबर्टी और फ्रीडम से प्रॉब्लम है. वो बोलते हैं कि हमें ये सब, इन्होंने सेंसरशिप लाना मतलब क्या? हर चीज, मतलब जो भी चीज प्रिंट हो रही है न्यूज़पेपर में, जो न्यूज प्रिंट हो रही है, बुक्स प्रिंट हो रही है, जो प्लेज और सॉन्ग्स लिखे जा रहे हैं, ये फ्रीडम और लिबर्टी के लिखने नहीं देना है उनको. ठीक है, कंजर्वेटिव्स को. तो यहाँ पे ये पिक्चर काफी ज्यादा हमें बहुत कुछ बताता है. यहाँ पे देखो, ये सारे लाइक मेंबर्स बैठे हुए हैं टेबल के ऊपर, सबके मुंह के ऊपर पट्टी बांधी है. ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन शो कर रहा है, तो ये इसका नीचे मीनिंग दिया है. यहाँ पे क्या है देखिए, द क्लब ऑफ थिंकर्स है ये. ठीक है, ये थिंकर्स है. एनोनिमस कैरिकेचर, किसने बनाया पता नहीं, एनोनिमस है, नाम नहीं दिया है. ये किसने पेंटिंग या तो फिर ड्राइंग ये बनाया है. डेटिंग टू 1820 का है ये. द प्लेक ऑन द लेफ्ट bear the inscription, the most important question of today's meeting, how long will thinking be allowed to us. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है
इसी का मीनिंग ये नीचे है कि हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलो टू अस, ये इसका मीनिंग इन्होंने यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिया है। द बोर्ड ऑन द राइट लिस्ट द रूल ऑफ द क्लब विच इंक्लूड, यहाँ पे जो ऊपर जो लिस्ट दी थी इन्होंने, आपके बुक में आप देख सकते हो, उसमें जो दिया है उसमें साइलेंस इज द फर्स्ट कमेंडमेंट ऑफ दिस लर्नेड सोसाइटी, मतलब लर्नेड है लेकिन आपको साइलेंट बैठना है, ठीक है, कुछ नहीं बोलना है, मतलब आपको सब कुछ समझ रहा है, आप सब कुछ एनालाइज कर सकते हो, सोसाइटी में क्या गलत है, क्या सही है, क्या होना चाहिए, क्या चेंजेस करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपको बोलना नहीं है, बस ऑब्जर्व करके चुप बैठना है, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय member of this club may succumb to the temptation of speech, muzzle will be distributed to members upon entering, मतलब कि इनको कितनी भी बोलने की इच्छा हो फिर भी बोलना नहीं है, और जब भी एंटर करेंगे तो मजल मतलब थोड़ा ये वो कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, जो ऊपर का पैरा था, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, plays the songs and reflected the ideas of liberty and freedom, आगे यहाँ पे आ जाओ, associated with the French Revolution, तो इनको लिबर्टी और फ्रीडम के बारे में जो भी आइडियाज है कंजर्वेटिव्स को वो खत्म कर देने हैं। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नंदीलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, देखो लिबरल्स ये एक ग्रुप है जिनको आजादी देनी है, ठीक है, जिनको किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए न्यूज़पेपर के ऊपर और बुक्स के ऊपर, या और भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की वो लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उनको वो चाहिए भी, लेकिन कंजर्वेटिव बोलते हैं कि आपको ये नहीं मिलेगा। सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस, मतलब कि लिबरल्स को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और कंजर्वेटिव्स को वही वो उसी को क्रिटिसाइज करते हैं, कंजर्वेटिव्स को फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.4 हो चुका है, मुझे लगता है पेज नंबर 12 चल रहा है। हम अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि 2.4 और 2.5 एक साथ कंप्लीट करें, ठीक है। अभी ये थर्ड लेक्चर है, यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट मैं वीडियो जल्दी ही बना के आपको दे दूंगा। चलो मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो।